ये गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरून है। आई डिड माई एमबीबीएस फ्रॉम यूएफएमसी पुणे और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी। NEET 2024 is going to be the only medical entrance exam for every medical related seat, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BDS हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो आयुष हो। कोई भी मेडिकल रिलेटेड सीट्स सारी की सारी आपकी नीट 2024 से ही फिल होने वाली है। सो इट्स ऑब्वियस कि नीट 2024 में बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। जैसे नीट 2023 में देयर वर मोर देन 20 लाख नीट एस्पिरेंट्स हु हैड अप्लाइड। सो 2024 में भी वैसे कुछ फिगर होगा। सो नीट 2024 में ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। एंड बिकॉज इट्स द ओनली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सो हर एक नीट एस्पिरेंट, हर एक एमबीबीएस मेडिकल सीट एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सो इसके लिए आपकी तैयारी टॉप नॉच होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई भी लूप होल, कहीं पे भी कोई भी लैक्यूने, कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब यूट्यूब में आपको बहुत सारे नीट प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, नीट प्रिपरेशन वीडियोस, टाइम टेबल, इस सब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने नीट क्रैक किया था और कैसे हाउ आई वाज एबल टू गेट इनटू एएफएमसी एंड डू माय एमबीबीएस फ्रॉम एएफएमसी। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, आई डिडंट टेक अ ड्रॉप। मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। सो जो शेड्यूल आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, वो शेड्यूल हमारे प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच के टाइम का और बोर्ड के बाद के टाइम का शेड्यूल है। मतलब ये कि व्हेन आई वाज इन क्लास, प्रिपरेशन तो क्लास 11 से शुरू हो जाती है। जब आप क्लास 11 में पढ़ाई कर रहे हो, भले ही आप नीट के फोकस से ना पढ़ो, लेकिन नीट में आना वही चीज है जो आपने 11th और 12th में पढ़ी है। सो एज सुन एज यू एंटर 11th एंड 11th की पढ़ाई आप शुरू करते हो, आपकी नीट की प्रिपरेशन वहीं पे शुरू हो गई है। लेकिन फोकस्ड नीट की प्रिपरेशन मैंने स्पेसिफिकली प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में जो 3-4 महीने का गैप मिलता है उसमें, एंड प्लस बोर्ड एग्जाम के बाद 1.5 महीने का गैप जो मिलता है उसमें, सो 5.5 मंथ्स के लिए मैंने ये स्केड्यूल फॉलो किया था जो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब ये स्केड्यूल जो क्लास 12th में है, जो क्लास 11th में है, सब लोग फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ जिन्होंने ड्रॉप लिया है, जो अभी कोचिंग नहीं जा रहे हैं या कोचिंग जा भी रहे तो भी आप लोग ये स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं बीच बीच में पॉइंट्स बताता रहूंगा कि अगर आप लोगों ने ड्रॉप लिया है 1 साल प्रिपरेशन के लिए, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं, तो कहाँ पे क्या चीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस एंटायर वीडियो इज हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई नीट 2016 एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट लेट्स डू सम मैथ्स। कितना टाइम आपके पास एक्चुअली है? अगर आप लोगों ने अभी से अपना मन बना लिया है कि नीट 2024 आपको देना ही है, नीट 2023 उतना अच्छा नहीं हुआ, या अगर आप पहले से नीट 2024 एस्पिरेंट ही है, सो दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू प्लान फॉर योर नीट 2024 का स्ट्रैटेजी। सो टॉकिंग अबाउट सम मैथ्स, फर्स्ट इज जुलाई से मार्च तक आपके 9 महीने का टाइम है। मैंने जुलाई से मार्च तक का टाइम इसलिए लिया है क्योंकि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक मिड जून हो चुका होगा, या हो सकता है जुलाई में ही आप ये वीडियो देख रहे हो। सो अगर आप ये वीडियो जुलाई में देख रहे हो तो आपके पास 9 मंथ जो मैंने दिखाया है, 9 मंथ्स यहाँ पे लिख के दिखाया है, 270 डेज आपके पास होंगे। लेकिन अगर आप जून में देख रहे हो तो आपके पास ऑलमोस्ट 300 डेज के आसपास आपके पास होंगे अभी, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो। गाइज एक चीज आपको मैं बता दूं, नीट की प्रिपरेशन ऐसे स्पेसिफिक डेट से स्टार्ट नहीं होती। मतलब आप ये नहीं सोचोगे कि आज से मैं नीट की प्रिपरेशन करूंगा, नहीं। जब आपने पढ़ाई शुरू की, बायोलॉजी लिया, तभी से आपकी नीट की प्रिपरेशन हो चुकी है। तभी से आप जैसे जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो, जैसे जैसे अपने बेसिक्स क्लियर करते हो, बैकग्राउंड में आपके सबकॉन्शियसली नीट के लिए चीजें जमा हो रही हैं। उसी के ऊपर आपने बिल्डअप करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं अब मेरे पास 270 दिन ही है, इसी में मैं नीट की पढ़ाई करूंगा, नहीं। आपकी नीट की प्रिपरेशन पहले ही शुरू हो गई है। 270 दिन में आपने फोकस्ड पढ़ाई करनी है। फोकस्ड पढ़ाई करने का मतलब क्या है? मतलब आप लोगों ने जो चीज पढ़ रखी है उसको रिवाइज करना है, जो चीज नहीं पढ़ा उसको और अच्छे से पढ़ना है, जो चीज आपकी वीक है उसको स्ट्रांग बनाना है, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीजों के लिए आपको एक फोकस्ड प्लान चाहिए। ये नहीं है कि इस प्लान के हिसाब से बस नीट की तैयारी होगी। नीट की तैयारी चल रही है आपकी, इस प्लान के हिसाब से आप उसको बूस्ट दोगे। छुट्टी लगभग लगा लो 20 दिन की आपकी होगी। दिवाली आएगा, न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, बहुत सारे त्योहार आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बीच बीच में आपको रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं इधर उधर बाहर निकलना भी पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट 20 दिन, अगर आप 270 दिन में से 20 दिन का छुट्टी निकाल दो, तो एक्चुअल इन हैंड आपके पास 250 डेज अभी है। 250 डेज गाइस, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन नीट की तैयारी अगर आप शुरू करोगे तब, अगर आप यही सोचते रहोगे कि आराम से करूंगा आराम से करूंगा, तो 250 डेज भी काफी नहीं होंगे आपके लिए। मैंने यहाँ पे मार्च तक क्यों बोला है? वैसे तो आपका May 1 संडे 2024, दैट इज 5 मई को आपका एग्जाम होने वाला है नीट का। लेकिन मैंने यहाँ पे जुलाई टू मार्च का टाइम इसलिए डाला है क्योंकि अप्रैल इज टू बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू रिविजन।
अब कंप्लीटली डेडिकेटेड टू रिवीजन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अप्रैल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से हर दिन लगाने हैं, सैंपल पेपर हर दिन लगाना है, क्वेश्चंस जो आप लोग से सॉल्व नहीं हो रहे उसकी प्रैक्टिस अच्छे से बार बार करना है, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका रिविजन करते रहना है। कोई भी नई चीज अप्रैल में आप पढ़ना शुरू नहीं करोगे। सो अप्रैल 1 मंथ इज कंप्लीटली फॉर रिविजन। डज दैट मीन कि अभी आप पढ़ाई करते समय रिविजन नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सी, नीट का जो भी चीजें आप पढ़ोगे ना, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, इट्स वेरी वॉलेटाइल। बहुत जल्दी वो आपके दिमाग से निकल जाएगा अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। सो रिवीजन तो आपको अभी भी करना है। अभी भी आपको डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ये क्या चीजें होती है, कैसे करना है अच्छे से रिवीजन, इस पे भी मैं वीडियो बताऊंगा। बट आप लोग को रिवीजन साथ साथ करना है। एक चैप्टर खत्म कर लिया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते करते, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लिया, वीक के एंड में सैटरडे संडेज में जो भी हफ्ते भर पढ़ाई की थी उसका रिवीजन कर लिया। तो रिवीजन साइड बाय साइड करते रहना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे और सिर्फ पढ़ते जाओगे तो पुरानी चीजें आपके दिमाग से साफ होती रहेंगी और वो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। तो रिवीजन तो आपको करना ही करना है, लेकिन अप्रैल को कंप्लीटली स्पेसिफिकली रिवीजन के लिए रखना है। उस टाइम पे आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, अभी नई चीजें पढ़ते भी रहोगे, उसको रिवाइज भी करते रहोगे। अप्रैल में जो चीज भी आप पढ़ चुके हो सिर्फ उसी को रिवाइज करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे स्प्लिट। आपका डे स्प्लिट कैसा होना चाहिए, दिन में कितने घंटे आपने क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले वो है आपकी नींद। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, तभी आप रिफ्रेश फील करेंगे, तभी आप चीजें अच्छे से याद कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। सो मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप शुड बी देयर, मैक्सिमम 8 आवर्स। 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, 6 घंटे से कम नहीं सोना। 8 घंटे से ज्यादा सोओगे तो दिन भर आलस आएगा, प्लस आपको ये फीलिंग आ गया आपने टाइम वेस्ट किया है। 6 घंटों से कम सोओगे तो आपको कुछ चीजें याद नहीं होंगी, चीजें रिफ्रेश नहीं हो पाएंगी माइंड में। So minimum 6 hours of sleep is must, maximum 8 hours of sleep is must. इससे कम, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना। उसके अलावा 3 घंटों की आपकी अदर एक्टिविटीज आ जाएंगी। अदर एक्टिविटीज में हो गया सुबह उठ के ब्रश करना, नाश्ता करना, लंच करना, डिनर करना, बीच में मम्मी पापा से थोड़ी सी बातें कर लेना, ये सब आपकी अदर डेली एक्टिविटीज में आ जाएगा। उसके लिए आपके पास 3 घंटे हैं। बचते हैं आपके पास 15 घंटे। अब ये 15 घंटे में आपने पूरी पढ़ाई करनी है। पूरी पढ़ाई मतलब ये नहीं कि आप 15 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करो, ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो आपने 1 घंटे का स्पैन, 2 घंटे का स्पैन पढ़ाई किया, बीच में 15-20 मिनट का गैप लिया, ब्रेक लिया, कुछ कर लिया उस टाइम पे, वैसे कर करके आपको पढ़ाई करना है। मैं आपको टाइम टेबल शेड्यूल सब बताऊंगा कि कैसे करना है इस 15 घंटे का अच्छे से यूटिलाइज। लेकिन इस 15 घंटे को भी आपने दो पार्ट में डिवाइड करना है, 12+3। अभी 12+3 क्या है? 12+ में आप चीजें पढ़ाई करोगे, पढ़ोगे, उसमें 12 आवर्स में नई चीजें आप ग्रास्प करने की कोशिश करोगे, नए कॉन्सेप्ट्स बनाओगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे, कोई भी आपकी जो एडिशनल बुक है उससे पढ़ोगे। ये सब आपके 12 घंटे में होगा। जो बचे हुए 3 घंटे उसमें क्या करोगे? उसमें आप पिछले दिन का रिविजन करोगे, प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आखिरी तक वेट नहीं करना कि जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। नहीं, बहुत सारी ऐसी बुक्स मिल जाएंगी। बुक्स फॉर नीट 2024 पे भी वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने। बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी जिन बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दी होती है। मतलब जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, उसमें से पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, वो प्रैक्टिस आपको इन 3 घंटों में करना है। इसके साथ साथ डेली रिविजन करना है। डेली रिविजन इन 3 घंटों में मतलब पिछले दिन आपने बचे हुए 12 घंटों में क्या पढ़ा था, वो नए कुछ भी पढ़ने से पहले आपको वो रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे जो कोचिंग जा रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, कि आपके पास 15 घंटे तो होंगे ही नहीं। 15 घंटे तो होंगे नहीं, क्योंकि आपके 6-7 घंटे तो कोचिंग और स्कूल में निकलेंगे। तो बचे हुए टाइम में आप पढ़ाई करोगे। लेकिन ये 15 घंटे, वेन आई से कि 15 घंटे में 12 घंटे पढ़ाई करनी है, उसमें से वेन आई से कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है, तो बायोलॉजी आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी आप घर में भी पढ़ रहे हो। तो जो स्कूल और घर का टाइम दोनों ऐड करके उतना बनना चाहिए जितना मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ये डे स्प्लिट मेरा उस टाइम पे था जब प्री बोर्ड हो गया था मेरा और बोर्ड आने वाले थे। मतलब ये प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में 3-4 महीने का टाइम मिलता है, अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको 3-4 महीने का। उस 3-4 महीने में मैंने ये स्केड्यूल फॉलो किया था। और गाइज ये नहीं सोचना कि नीट के लिए पढ़ रहा हूं तो बोर्ड की तैयारी नहीं होगी। सिलेबस बोर्ड और नीट का सेम है, बस मोड ऑफ एग्जाम अलग है। अगर आपका बोर्ड पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है तो आपका नीट ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सेम बिठाने आपको, बस ऑब्जेक्टिव में जल्दी जल्दी लिखना है और सब्जेक्टिव में पूरा आंसर लिखना है। तो जब आप अभी ये पढ़ाई कर रहे हो प्री बोर्ड के बाद इस टाइम फ्रेम में, तो इस टाइम फ्रेम में आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी। जैसे जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, साथ में आपकी बोर्ड की तैयारी भी होती रहेगी। सब्जेक्ट वाइज हम स्प्लिट करें इस टाइम को,
तो फिजिक्स ये अब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मेरा बॉटनी जूलॉजी मेरे को बहुत मजा आता था और इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा था, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम तो आप लोग को देना ही देना है। गाइस एक चीज आपको मैं बता दूं, जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो बहुत आसान, फुद्दू सी चीजें बहुत आसान है, तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी में बहुत बार आपको वो पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको वो चीजें याद रहती है। इसीलिए बायोलॉजी को हल्के में नहीं लेना है। हाँ, फिजिक्स आप लोग की वीक होगी, किसी किसी की फिजिक्स भी स्ट्रांग होगी, फिजिक्स को आपने अच्छे से ध्यान देना है, उसमें मेहनत करनी है, लेकिन बायोलॉजी को छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग को बायोलॉजी पसंद होती है, तभी हम लोग ने बायोलॉजी ली होगी, तभी हम लोग क्लास 12 में बायोलॉजी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी को आप हल्के में लेके उसको पढ़ना छोड़ दोगे और ना फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करते बायोलॉजी तो हो जाएगा, ऐसा एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। जूलॉजी बायोलॉजी दोनों को आई यूज टू गिव 2.5 hours 2.5 hours, जिसमें आई यूज टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी। और बायोलॉजी एनसीईआरटी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी आई विल से मिस्टीरियस बुक है ना, कि जितनी बार आप बोलो पढ़ोगे उतनी बार कुछ ना कुछ आपको नया उसमें मिलेगा ही मिलेगा। सो जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार आपने पढ़ना ही है एनसीईआरटी को। उसमें भी जूलॉजी को 2.5 hours दो, बॉटनी को 2.5 hours दो। अगर मैं आपको बता दूं, ये मेरा स्प्लिट था, मेरा टाइम ऐसे में 15 hours को डिवाइड करता था, ऐसे में 12 hours को डिवाइड करता था। लेकिन आप लोग को अगर लग रहा है कि नहीं बायोलॉजी मेरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कि मतलब अगर मैं 4 घंटा बायोलॉजी पढ़ूंगा दिन का, 3 घंटा बायोलॉजी पढ़ूंगा तो भी हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपना डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो। बायोलॉजी मेरी भी स्ट्रांग थी, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वेटेज ज्यादा था तो ज्यादा टाइम में बायोलॉजी पढ़ता था। उसके बाद 3 घंटे आई यूज टू गिव टू केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री अगेन वाज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर मी। फिजिक्स मेरी थोड़ी बहुत वीक थी, उसमें कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ते थे मेरे को, तो मेरे को फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम देना था, इसलिए फिजिक्स को मैंने 4 hours दिए थे अपनी पढ़ाई में। एवरी डे आई यूज टू डू दिस, 5 hours फॉर बायोलॉजी, 3 hours फॉर केमिस्ट्री, 4 hours फॉर फिजिक्स। हर दिन 12 घंटे में ऐसे स्प्लिट करता था। सो अब आपको मैं एक सैम्पल टाइम टेबल दूंगा विच आई हैड मेड फॉर माई सेल्फ। ऑब्वियसली टाइम टेबल हर दिन एग्जैक्टली इसी टाइम पे फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल, थोड़ा सा आधा घंटा ऊपर आधा घंटा नीचे होता ही रहता है, दैट्स नॉर्मल। बट गाइज टाइम टेबल बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको पता हो कि इस टाइम पे मेरे को ऐसी चीजें पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे मेरे को ये चीज करनी है, ताकि आपका मन इधर उधर ना भटके। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन, कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मॉर्निंग में इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये नहीं करना कि आज मन नहीं कर रहा आज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने टाइम टेबल बनाया है यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन टू फॉलो द टाइम टेबल। अगेन दिस इज जस्ट अ सैम्पल टाइम टेबल जो मैंने बनाया था। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मेरी आंख सुबह 4:30 बजे खुल जाती है, तो मैंने टाइम टेबल अपना सुबह अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से बनाया था, एंड रात को 10:30-11 तक आई एम इन माई बेड, कोजी बेड, आई स्लीप आराम से। इवन टुडे आई डू दैट। एंड क्लास 12 और क्लास 11 में पढ़ाई करते टाइम तो ये तो फिक्स था मेरा टाइम, कि सुबह 4:30 बजे उठना है, शाम को 10:30-11:30 तक सो जाना है। अगर आप लोग नाइट पर्सन हो, अगर आपको रात को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, हो सकता है आप रात के 1-1 2-2 बजे तक पढ़ते हो सकता है रात के सुबह 3-4 बजे तक आप पढ़ते हो, उसके बाद सोने जाते हो, फिर 9-10 बजे उठते हो, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। आपको मैंने बता दिया ड्यूरेशन ऑफ स्लीप आपका 6 hours होना है, तो जो मैंने टाइम टेबल यहाँ पे दिया उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बट जो टाइम स्प्लिट्स है, जितने जितने घंटों का टाइम स्प्लिट है, वो टाइम स्प्लिट आपको फॉलो करना है और बीच बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ना है। सो वट आई यूज टू डू इज, क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक थी एंड मेरे को अर्ली मॉर्निंग फ्रेश माइंड में फिजिक्स पढ़ना पसंद था, सो आई यूज टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम 5 AM to 9 AM। 4 घंटे फिजिक्स के हो गए वहां पे, सुबह सुबह मैं फिजिक्स उठ के पढ़ता था। उसके बाद 9 to 10 फ्रेशनिंग अप एंड ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, घर वालों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत बातें कर ली, खाना खा लिया, हाथ मुंह धो लिया, वो सब 1 घंटे में। फिर 10 बजे से 12 बजे अगेन एक और स्टडी का गैप होता था, दैट वाज माय बायोलॉजी जूलॉजी। अगेन बॉटनी से ज्यादा मेरे को जूलॉजी पसंद था, तो जूलॉजी जैसे जैसे जो जो चीजें मेरे को पसंद थी और जो जो चीजें मेरी वीक थी, वो मैं तब करता था जब मेरा माइंड फ्रेश हुआ करता था। अर्ली मॉर्निंग माइंड इज वेरी फ्रेश, आप कुछ भी दे दो दिमाग को वो सॉल्व कर लेगा। तो फिजिक्स, उसके बाद आई यूज टू डू जूलॉजी, देन अगेन 2 घंटे जूलॉजी की पढ़ाई के बाद आई यूज टू टेक 30 minutes का ब्रेक, एंड फ्रॉम 12:30 to 2 आई यूज टू अगेन स्टडी केमिस्ट्री। उसके बाद 2 to 2:30 मेरा लंच ब्रेक हुआ करता था, 2:30 to 4:30 2 घंटे के लिए आई यूज टू स्टडी बायोलॉजी। अगेन दिस टाइम आई यूज टू स्टडी बॉटनी। उसके बाद फिर से ब्रेक लेने के बाद फिर 5 से 7 आई यूज टू स्टडी केमिस्ट्री।
फिर शाम को 7 से 8 आई यूज टू रिवाइज बायोलॉजी। रिवाइज बायोलॉजी में जो भी मैंने दिन भर पढ़ा है, जूलॉजी, बॉटनी, सारी चीजें मैं उस 1 घंटे में रिवाइज कर लेता। रिविजन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको बस रिफ्रेश करना है। सो इट डजंट टेक मच टाइम टू रिवाइज, बट दिस रिविजन भले ही 1 घंटे का हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपको नेक्स्ट डे 50% चीजें याद रहेंगी, उसके बाद 25%, उसके बाद एक हफ्ते बाद तो आपको कुछ भी चीज याद नहीं रहेगी, मुश्किल से 15-20% चीजें याद रहेगी, ठीक है। इसीलिए दिस रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 to 8:30 it used to be my dinner break, और 8:30 से 11 के आसपास आई यूज टू अगेन हैव सैम्पल पेपर्स या थिंक ओवर डाउट्स। थिंक ओवर डाउट्स मतलब जो भी दिन भर मैंने पढ़ा है, अगर कोई भी चीज डाउट आई है और वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को, तो वो मैं आखिरी टाइम के लिए लगता था शाम को। जो भी चीज डाउट आई, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कोई डाउट आई हो, फिजिक्स के कोई कॉन्सेप्ट में डाउट आया हो, केमिस्ट्री के किसी रिएक्शन में डाउट आया हो, वो मैं आखिरी में सोने से पहले 8:30 से 11 बजे के बीच में आई यूज टू थिंक ओवर दैट डाउट एंड उसका सोल्यूशन क्या, आई यूज टू थिंक ओवर इट। प्लस उस टाइम पे आई यूज टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव कवर्ड। अगेन मैंने बोला कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स में सॉल्व करता था। नाउ गाइस, ये आखिरी का जो 8:30 टू 11 का टाइम है, 2.5 आवर्स का टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आखिरी तक, आखिरी मतलब टिल योर नीट एग्जाम, इस टाइम को आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि हर दिन वंस योर सिलेबस इज कंप्लीट, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद सैम्पल पेपर में आपको सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। हर दिन सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। इतने सारे सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे? ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको सैम्पल पेपर्स। अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहे तो यू कैन लेट मी नो, उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, एक वीडियो भी एक बनाऊंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सैम्पल पेपर्स। एक गूगल ड्राइव लिंक भी दे दूंगा कि जो भी मेरे कलेक्शन है सैम्पल पेपर्स के, वो आप लोग को मिल जाए। सो सैम्पल पेपर्स की आप टेंशन मत लो, सैम्पल पेपर्स आपको दुनिया भर की मैं दे दूंगा, लेकिन वो 2.5 आवर्स का टाइम आप लोग को चेंज नहीं करना है। वो 2.5 आवर्स के टाइम में आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, और ये आदत अभी से डालनी है। और 2.5 आवर्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि नीट एग्जाम में क्या होगा, 3 घंटे का भले ही पेपर होगा, लेकिन आपको OMR शीट भरनी है। OMR शीट भरने में कम से कम आपको 30 मिनट लगते ही लगते हैं। OMR शीट भरने के अलग अलग तरीके हैं। आखिरी में भी अगर आप रखोगे OMR शीट भरने के लिए, टाइम बचाने के लिए, तो कम से कम 30 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो, उसी टाइम से आप लोगों ने दिमाग में ये डाल लेना कि 180 सवाल, 180 क्वेश्चंस आपको 1.5 घंटे में ही करने हैं, 2.5 आवर्स में खत्म करने हैं, ठीक है। इसीलिए दिस 2.5 आवर्स वाला टाइम विल नेवर चेंज इन योर टाइम टेबल। अगेन मैं बता दूं, 11:30 एक बार बच जाते तो 11 बजते ही आपको नींद नहीं आएगी, सो आधा घंटा आपको नींद आने में लगेगा। वैसे ही सुबह उठने में आपको आधा घंटा लगेगा, तो अलार्म 4:30 का अगर लगाओगे तो लगभग आधा घंटा उठने में लग जाएगा। वैसे ही जब आप 11 बजे सोने जाओगे तो 11:15, 11:30 के आसपास आपको नींद आएगी। इतना पूरा दिन भर मेहनत करने के बाद ये मत सोचना कि आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपने डेडिकेशन से पूरा जो टाइम टेबल बनाया है वो फॉलो किया है, आपको डेफिनेटली नींद आएगी। So that was the entire NEET 2024 strategy that you have to follow. एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी चैप्टर्स दिए गए उस सीक्वेंस में पढ़ना है या कोई अलग सीक्वेंस में पढ़ना है। तो गाइस, नीट में ना आप हार्ड वर्किंग हो, वेरी गुड, लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी के लिए यू नीड टू नो कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। एक वेटेज वाला वीडियो मैंने अलग से बना रखा है जिसमें तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वेटेज मैंने बता रखे हैं। उस वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी में होता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये वाले चैप्टर्स के सबसे ज्यादा वेटेज होते हैं। प्लस दीज आर इंटरेस्टिंग एज वेल। सो जब भी आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो, सबसे पहले आपने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स खत्म करने, लो वेटेज वाले चैप्टर्स सबसे आखिर में निपटाने। छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है और ये वेटेज कभी भी चेंज हो सकता है। जो वेटेज मैंने बताया है वीडियो में, वो वेटेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर है, तो वो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसी वेटेज से आप तैयारी करोगे और सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे, क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि इस साल भी नीट 2024 में भी उसी वेटेज को फॉलो किया जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट उसी टाइप से सारे के सारे चैप्टर्स है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोग को बताया है। आई होप आप लोग ये वीडियो हेल्पफुल लगे। प्लस गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आप क्लास 12th में स्कूल जा रहे हो, चाहे आप कोचिंग जा रहे हो, चाहे आप ड्रॉप लेके घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो,
ये टाइम टेबल हर कोई फॉलो कर सकता है। जो मैंने टाइम स्प्लिट बताया, टाइम टेबल हर कोई अपना अपना बनाएगा। टाइम टेबल जो मैंने दिखाया वो आपको मैंने वो अपना छुट्टी वाला टाइम का टाइम टेबल दिखाया है, लेकिन आप अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हो। बस सब्जेक्ट वाइज स्प्लिट जो मैंने बताया वो याद रखना है। और अगर आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल में 45 मिनट्स का एक आपकी क्लास हो रही है बायोलॉजी की, तो जो 5 आवर्स ऑफ बायोलॉजी आपने पढ़ने का डिसाइड किया था उसमें से 45 मिनट्स हटा दो जो आपने स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है ना, कोचिंग में भी पढ़ाई हो रही है। अगर आप कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो इट्स इवन बेटर कि आपको घर आके बस रिवाइज करना है, वो सारी चीजें फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो जो 5 आवर्स, जो 4 आवर्स, जो 3 आवर्स ऐसे डिवाइड किया है हमने, उसको इजीली आप रिमूव कर सकते हो, टाइम कम कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम आपने किस सब्जेक्ट में कोचिंग में पढ़ा है। ठीक है, जैसे आपने अगर बायोलॉजी कोचिंग में 1.5 घंटा पढ़ा है तो 5 आवर्स में से 1.5 घंटा कम कर दो, 3.5 आवर्स आप घर में पढ़ोगे। ठीक है, सो आप अपना एक टाइम स्प्लिट बना सकते हो, अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो। बस द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, दिमाग में ये बिठा लो कि नीट इज योर ओनली चांस टू गेट इनटू एनी मेडिकल कॉलेज दैट यू वांट इन दिस ईयर। इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं होना, तो आप लोगों ने अपना बेस्ट देना है फॉर द नीट एग्जाम। एंड नीट एग्जाम आप लोगों को किसी भी तरीके से क्रैक करना ही करना है। एंड किसी भी तरीके से आई मीन पढ़ाई करके, मेहनत करके क्रैक करना ही करना है। और एक डिसिप्लिन लेके आना है कि आप जो टाइम टेबल बनाए, आप जो टाइम स्प्लिट बनाए, वो आप अच्छे से फॉलो कर सके। So that would be all for this video, guys. I'll see you guys in my next video. Till then, all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful. And if you're new out there, don't forget to subscribe to our channel. Thank you guys for watching. Bye bye.